हर घंटे, हर दिन वॉशिंगटन डीसी में एक सरकारी मशीन कागज को पैसों में बदलती है। मांग पूरी करने के लिए ये मशीनें 24/7 चलती रहती हैं और हर दिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $500 मिलियन से ज्यादा जोड़ती हैं। लेकिन न ये उस असली पैसे का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। हमारे ज्यादातर पैसे डिजिटल रूप में मौजूद हैं और ये संख्या हर 4 दूसरा मैसेडोनियाई दिनारों $बिलियन से ज्यादा बढ़ती है। लेकिन सवाल है, ये सारा पैसा आता कहाँ से? आपके बैंक अकाउंट में आने से पहले ये अनगिनत लोगों, सरकारों और बिजनेस के हाथों से गुजरता है और सबसे पहले इसे बस कंप्यूटर पर टाइप करके बनाया जाता है। हमने पूरे सिस्टम को मॉडल किया है ताकि आपको दिखा सकें कि पैसा असल में कैसे काम करता है, कैसे ये देश को चलाता है, दाम बढ़ाता है और आखिरकार आपको कर जमे डाल देता है। लेकिन इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उस समय में जब पैसा अस्तित्व में नहीं था। हजारों साल पहले अगर किसी किसान को नया औजार चाहिए होता तो वह स्थानीय लोहार के पास जाता था। किसान के पास तुरंत कुछ देने को नहीं होता तो दोनों आपस में मान लेते कि किसान बाद में उसका बदला चुका देगा। लोहार किसान पर भरोसा करता था, इसलिए उसका भविष्य का वादा भी भुगतान के बराबर माना जाता था। 2 हफ्ते बाद किसान अपनी खेती से अनाज लाकर लोहार को दे देता। धीरे धीरे लोगों ने ऐसी चीजों सब पे भुगतान शुरू किया जो सबको चाहिए थी, जैसे मवेशी, अनाज और नमक। ये कीमती थे क्योंकि इन्हें पाना मुश्किल था, लेकिन बल्कि चीजों से लेन देन झंझट वाला था। इसलिए लोगों ने सोने चांदी जैसे धातु के सिक्के इस्तेमाल करना शुरू किया, छोटे, टिकाऊ और कीमती। अचानक व्यापार पूरी दुनिया में फैल गया, भारत से कर यूरोप तक। लेकिन ज्यादा सोना साथ ले जाना भारी और खतरनाक था। 17वीं सदी के लंदन में सोने के व्यापारी गोल्डस्मिथ्स लोगों का सोना रखने लगे और बदले में उन्हें एक कागज का वादा पत्र देते, जिससे कभी भी सोना वापस लिया जा सकता था। इस कागज की कोई अपनी कीमत नहीं थी, लेकिन वो सोने जितना ही कीमती बन गया। लोग सीधे उस कागज को ही खरीद बेच में इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे गोल्डस्मिथ्स को समझ आया कि जब आधातर लोग सोना वापस लेने आते ही नहीं, तो उन्होंने नकली वादा पत्र, फेक नोट्स देना शुरू कर दिया था, जिससे नया पैसा बनता और उस पर ब्याज लेकर उन्हें मुनाफा मिलता। यही असल फेक मनी था जो उनके पास रखे सोने से आया है ही नहीं था। अगर हम गोल्डस्मिथ्स को बैंकों से और उनके नोट्स को डिजिटल मनी से बदल दें तो ये आज का सिस्टम है। गोल्डस्मिथ्स के समय जब तक नया पैसा नहीं आता था, वही पुराना पैसा घूमता रहता था। मान लीजिए 4 लोगों के पास कुल $100 है। जब वो एक दूसरे को भुगतान करते हैं तो पैसा बस इधर उधर घूमता है, लेकिन असमानता बढ़ती है और धीरे धीरे व्यापार रुकने लगता है। इसलिए नए पैसे का आना जरूरी है ताकि बिजनेस बढ़े और सभ्यता आगे बढ़े। आज बैंक भी यही करते हैं। आपका बैंक अकाउंट असली नकदी नहीं है, बस बैंक का वादा है कि वे आपको उतना देंगे। और जब बैंक आपको लोन देता है तो वे असल में नया पैसा टाइप करके आपके अकाउंट में डालते हैं। ये पैसा पहले अस्तित्व में ही नहीं था। जब आप इसे वापस करते हैं तो पैसा कैंसिल हो जाता है। बैंक सिर्फ ब्याज रखता है, लेकिन नई मनी बनाना हमेशा अच्छा नहीं। अगर समाज कम सामान बनाए लेकिन ज्यादा पैसा आए तो दाम बढ़ जाते हैं। इसीलिए बैंकों को पैसे की मात्रा कंट्रोल करनी पड़ती है। पहले वे उतना ही लोन दे सकते थे जितना असली नकदी रिजर्व में है। आजकल उनके पास लगभग पूरी आजादी। अगर कैश कम पड़े तो वे सेंट्रल बैंक से पैसा ले नहीं सकते हैं। सरकार नया पैसा बनाने के लिए बॉन्ड बनाती है, यानी एक तरह का लोन। बैंक, कंपनियां और दूसरे देश ये बॉन्ड खरीदते हैं। सरकार ये पैसा लोगों और कंपनियों पर खर्च करती है। समस्या ये है कि सरकार हमेशा अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करती है, तो वो नए बॉन्ड बनाकर और कर्ज लेती है। ये कर्ज चुकाने के लिए टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल होता है। पिछले साल सरकार ने लगभग $7 ट्रिलियन खर्च किए, लेकिन टैक्स पर्याप्त नहीं था, तो नए बॉन्ड बनाए गए और कर्ज और बढ़ गया। ये चक्र लगातार चलता रहता है। यही सिस्टम आज पूरी दुनिया चलाता है। ये जरूरी नहीं कि बुरा हो, लेकिन ये बहुत अप्रभावी है। अगर बैंक और सरकार पैसा बिजनेस, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएं तो लंबे समय में सबको ज्यादा फायदा होगा।